नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भीलवाड़ा पर। हम लोग कॉमर्स व्याख्याता 2021 की क्लासेस पढ़ रहे हैं और आज का हमारा भाग नंबर 5 है। 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आज आपका ये पहला वीडियो है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले की 4 वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपकी एक सीक्वेंस बनी रहे, क्योंकि मैं सारे वीडियो सीक्वेंसेस में डाल रहा हूँ। तो आज ये पार्ट 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 3 में हम लोग मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके फंक्शंस, उसके फीचर्स, उसके लेवल, उसका नेचर, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। आज हम लोग प्रबंध का महत्व और प्रबंध के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारी टॉपिक पर आ जाते हैं, प्रबंध का महत्व। दोस्तों, प्रबंध के महत्व को हम 2 तरह से स्टडी करेंगे, उदारीकरण से पूर्व और उदारीकरण के बाद। प्रबंध का महत्व किस प्रकार से चेंज हुआ है उसके बारे में हम लोग देखें। तो महत्व का बिंदु हम लोग देख सकते हैं, बाजार का स्वरूप। उदारीकरण कब हुआ है, पहले तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 1991 से उदारीकरण प्रारंभ हुआ है। तो इससे पहले की बात और इसके बाद की बात हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद का है और इससे पहले का है, ठीक है। तो बाजार का स्वरूप जो हुआ करता था वो विक्रेता प्रदान होता था, मतलब विक्रेता ने जो बना दिया वो बाजार में बिकता था, इन लोगों को खरीदना पड़ता था। लेकिन अभी वर्तमान में बात करें 1991 यानी उदारीकरण के बाद जो बाजार का स्वरूप बना है वो क्रेता प्रदान, यानी कि जैसी डिमांड होगी वैसा उत्पाद बनाया जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें कि प्रतिस्पर्धा का स्वरूप कैसा था। उदारीकरण से पूर्व एकाधिकार एवं सीमित प्रतिस्पर्धा होती थी, यानी कि किसी चीज़ में मोनोपोली होती थी, एकाधिकार होता था और कम प्रतिस्पर्धा होती थी। लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा आप देख सकते हैं। प्रतिस्पर्धा का स्रोत जो है वो आंतरिक ही होता था, अभी बाह्य और आंतरिक दोनों हैं। प्रतिस्पर्धा का आधार जो था वो लाइसेंस और कोटा से था, यानी कि सरकार से लाइसेंस लेके उसका एकाधिकार बन जाता था, या कि कोटा फिक्स हो जाता था। क्वांटिटी का जो कोटा होता है वो एक फिक्स हो जाता था, उसके द्वारा जो है वो एकाधिकार का निर्माण होता था। प्रतिस्पर्धात्मक विकास के आधार पर, और यहाँ पर जो है प्रतिस्पर्धात्मक विकास के आधार पर प्रतिस्पर्धा का स्वरूप निर्धारित होता है। अगले पॉइंट की हम बात करें, व्यवसाय का उद्देश्य। तो उदारीकरण से पूर्व जो व्यवसाय का उद्देश्य होता था लाभ अर्जन करना था, लेकिन वर्तमान में जो है ग्राहक संतुष्टि पहला मोटिव हमारा होता है। प्रबंध का महत्व क्या है, तो सहायक उद्देश्य है प्रबंध इसके अंदर, और इसमें जो है प्राथमिक उद्देश्य होता है। प्रबंध की विधियाँ, इसमें परंपरागत विधियों को अपनाया जाता था, इसमें आधुनिक विधियों को अपनाया जाता है। मानवीय संसाधनों पर ध्यान, इसमें गौण उद्देश्य होता था। मानवीय संसाधनों पर ध्यान जो दिया जाता था वो सेकेंडरी एक मैटर था, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक उद्देश्य है मानवीय संसाधनों पर ध्यान देना, ठीक है। चलिए, प्रबंध को विकसित करने के लिए मनोविज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया गया है। जो प्रबंध है उसको विकसित करने के लिए, यहाँ पर प्रबंध नहीं लिखा गया है, यहाँ प्रबंध आना चाहिए। प्रबंध को विकसित करने के लिए मनोविज्ञान शास्त्र, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र के ज्ञान का उपयोग किया गया है। इसमें व्यक्तियों को कार्यस्थल व हार पर अपनी सभी योग्यताओं पर संरचनात्मक कौशल का उपयोग करना होता है। कार्यस्थल पर होगा ये, यहाँ ये गलत लिखा है, कार्यस्थल पर केवल है, अपनी सभी योग्यताओं एवं रचनात्मक कौशल का उपयोग करना होता है। अगला है प्रबंध विज्ञान या परिचालनात्मक अनुसंधान। यह प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है तथा संबंधित तकनीक के उपयोग, प्रचालन एवं अनुसंधान पर जोर देता है। आधुनिक प्रबंध, यह आधुनिक संगठनों को एक जटिल प्रणाली के रूप में देखता है। संगठनात्मक एवं मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए आकस्मिक घटना के रूप में आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, प्रबंध के सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रबंध के सिद्धांत। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका लिख लें, बनेगा ही बनेगा। सबसे पहले हम प्रबंध के सिद्धांतों का अर्थ देखें तो किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में सिद्धांत है आधारभूत मार्गदर्शक बताते हैं जो अनुमान
शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो सिद्धांत बनते हैं वो किसी कार्य या ज्ञान के संबंध में होते हैं और आधारभूत मार्गदर्शक होते हैं, जो अनुमान, शोध, विश्लेषण एवं परीक्षण के आधार पर उनका निर्धारण किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी जो था, उसने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में कहा कि सिद्धांत को एक आधारभूत वितरण या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। टेरी ने कहा है कि हम सिद्धांत को एक आधारभूत वितरण या सत्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है। फिर एक और परिभाषा हम देखें, कार्नेल के अनुसार एक आधारभूत वितरण या सर्वमान्य सत्य जो किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करता है, ऐसा ही कुछ सेम कहा है कार्नेल ने। ब्रेच ने कहा है सिद्धांत से तात्पर्य एक आधारभूत सत्य से है जो तर्क के आधार पर प्राथमिक तत्व है तथा सामान्य विधि है। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति हम लोग देखें कि कौन कौन सी प्रकृति है, तो सर्वयुक्त सार्वभौमिक अनुकूलता होती है, यानी कि सभी जगह लागू होते हैं। सामान्य मार्गदर्शन, सत समाधान नहीं है, यानी सामान्य मार्गदर्शन करते हैं, 100% अपन समाधान चाहें तो इससे नहीं मिल सकता है। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित अनुभव है ये, यानी कि व्यवहार और शोध के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। लोचशीलता होती है, मुख्यतः व्यावहारिक मानवीय व्यवहार को प्रभावित करता है, इस वजह से इसमें लोचशीलता होती है। कारण एवं परिणाम का संबंध होता है कि किस कारण से क्या परिणाम होगा, और अनिश्चित होते हैं क्योंकि परिस्थितियों से ये प्रभावित रहते हैं। टेलर ने क्रमिक संयोजन की खोज की थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, इस पर आप स्टार बना लें। टेलर ने जो है क्रमिक संयोजन की खोज की थी। क्रमिक संयोजन का प्रयोग फोर्ड मोटर कंपनी ने अपने टी मॉडल निर्माण में किया था। जो फोर्ड कंपनी है, मोटर कंपनी, उसने अपनी कार का जो मैन्युफैक्चरिंग किया था उसका टी मॉडल बनाया होगा उन्होंने, कोई मॉडल होता, मॉडल का नेम है टी मॉडल, उसमें इन्होंने क्रमिक संयोजन का प्रयोग किया है। अच्छा, क्रमिक संयोजन होता क्या है, तो ऐसे चेन से चेन जुड़ी होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमिक संयोजन। क्रमिक संयोजन का मतलब इस प्रकार से कड़ियाँ जुड़ी होती है, उसको हम क्रमिक संयोजन कहते हैं। फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो हम FW टेलर बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों में जो योगदान देने वाला व्यक्ति है उसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट व्यक्ति आता है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिसको हम शॉर्ट में FW टेलर कहते हैं। इसका जन्म होता है 20 मार्च 1856 को और मृत्यु होती है 21 मार्च 1915 को। कहाँ पर, अमेरिका का है ये, और पेशे से क्या था, ये मैकेनिक इंजीनियर था। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FW टेलर पेशे से था तो मैकेनिक इंजीनियर था ये। अब टेलर का प्रबंध में क्या योगदान रहा है वो हम लोग देखते हैं, इसने क्या योगदान दिया है प्रबंध के अंदर। टेलर का प्रबंध में योगदान, कारखाना प्रणाली के स्वरूप परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है ये। कारखाना प्रणाली जो फैक्ट्री टेक्नोलॉजी है उसका स्वरूप चेंज करने में ये फेमस है। समय व गति अध्ययन के बारे में इसी ने बताया था, टाइम एंड मोशन स्टडी, इंग्लिश में भी वर्ड आ सकता है टाइम और मोशन स्टडी, यानी समय और गति अध्ययन के बारे में जो बात करी है वो टेलर ने करी है। कार्यों को उनके घटकों में विभाजित कर प्रत्येक सेकंड तक की अवधि में मापा, है ना। इसने कार्यों को उनके अलग अलग घटकों में विभाजित किया और उस कार्य को विभाजित करके प्रत्येक सेकंड, एक सेकंड में उसका कितना काम पूरा हो पा रहा उसमें तक इसने माप लिया था टेलर ने। टेलर ने श्रम संघों की आवश्यकता को महसूस किया था। टेलर ने कहा था कि श्रम संघों की आवश्यकता होती है, अगर श्रम संघ नहीं होंगे तो फिर श्रमिक होंगे उनकी मांगों को कौन उठाएगा और उनका शोषण होने लगेगा। इस वजह से टेलर ने कहा था कि श्रम संगठन होने चाहिए। इसकी जो पुस्तक है 1918 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इसने पुस्तक लिखी है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो पुस्तक है वो टेलर के द्वारा लिखी गई है। और कब लिखी गई, 1918 में लिखी गई। एक और पुस्तक है द शेप ऑफ फ्लोर, ये भी इसी ने लिखी है। अब हम बात करते हैं प्रबंध के सिद्धांतों का विकास कैसे हुआ है। प्रबंध के इतिहास की खोज करते हुए कई विचारधाराओं से परिचित होते हैं जिन्होंने प्रबंध के व्यवहार को दिशा देने के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की है। सबसे पहले हम प्रारंभिक स्वरूप अगर देखें तो सर्वप्रथम प्रबंध संबंधी विचारों को 3 से 4 हज़ार ईसा पूर्व दर्ज किया गया था। इसके अवशेष मिस्र के जो पिरामिड हैं वहाँ से प्राप्त होते हैं। वहाँ का शासक था वयोपास, उसने 2900 ईसा पूर्व में मिस्र के पिरामिडों का निर्माण करवाया था।
जिसके लिए 1 लाख व्यक्तियों की सहायता ली गई और ये कार्य 20 वर्षों तक चला। विवंदती के अनुसार इन पिरामिडों के निर्माण के समय पत्थरों पर हथौड़ों की आवाज़ आसपास के गांवों तक सुनाई नहीं देती थी। अतः उस समय प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इतना भारी काम हुआ था, 1 लाख श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं, 20 वर्षों तक काम चला है और इतने बड़े बड़ी चट्टानें थी, उन पर हथौड़ा मारा जाता था, फिर भी आसपास के जो गांव थे वहाँ तक उस पत्थर तोड़ने की आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। मतलब उस काम को बहुत सही तरीके से किया गया होगा। इस वजह से इसका प्रारंभिक स्वरूप हमें मिस्र के पिरामिडों से देखने को मिलता है, जहाँ का शासक था वाल्पोस, उसने इसका निर्माण करवाया था। क्लासिकल या क्लासिकी प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में बात करें तो विवेकशील आर्थिक विचार है। व्यक्ति आर्थिक लाभ से प्रोत्साहित होता है ना। विवेकशील आर्थिक विचार है क्योंकि व्यक्ति जो है आर्थिक लाभों से प्रोत्साहित होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा F.W. टेलर ने दी है। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत हेनरी फेयल ने दिए हैं। अफसरशाही प्रबंध के सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिए हैं, जिसको हम ब्यूरोक्रेटिक्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। औद्योगिक क्रांति या कारखाना प्रणाली अंगूठा टेक नियम वो F.W. टेलर ने दिया है। ठीक है। विवेकशील आर्थिक विकास जो है वो व्यक्ति आर्थिक लाभ से प्रोत्साहित होता है। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा किसने दी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा F.W. टेलर। प्रशासनिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हेनरी फेयल ने। अफसरशाही या ब्यूरोक्रेटिक्स जो है प्रिंसिपल वो मैक्स वेबर ने दिए हैं, और अंगूठा टेक या कारखाना प्रणाली जो है F.W. टेलर ने दी है। फिर अगला जो विकास होता है प्रबंध के सिद्धांतों का, नव क्लासिकी प्रबंध के सिद्धांत आते हैं 1920 से 1950 की अवधि। इसमें व्यक्ति केवल नियम, अधिकार श्रृंखला एवं आर्थिक प्रलोभन के कारण ही कार्य नहीं करते हैं, बल्कि यह सामाजिक आवश्यकता, प्रेरणा एवं दृष्टिकोण से भी निर्देशित होते हैं। यानी कि क्लासिकल में हमने देखा था कि लाभ से प्रेरित होता है व्यक्ति, है ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से ही काम करता है, यानी कुछ फायदे के लिए काम करता है। लेकिन नव क्लासिकल या न्यू क्लासिकल जो है उसमें व्यक्ति केवल लाभ के लिए ही काम नहीं करता है या आर्थिक प्रलोभन के कारण ही काम नहीं करता है, वह सामाजिक आवश्यकता, प्रेरणा व दृष्टिकोण से भी निर्देशित होता है। व्यावहारिक विज्ञान मार्ग, अगला जो है संगठनात्मक मानवतावाद का जन्म हुआ। यहाँ पर क्या होता है, संगठनात्मक मानववाद का जन्म हुआ है। मुख्य रूप से संगठनात्मक व्यवहारवादी व्यक्ति क्रिस ए ग्लिस, मैकग्रेगर, अब्राहम मास्लो, लैंड्रिक, हर्सबर्ग आदि इन व्यक्तियों के व्यावहारिक विज्ञान मार्ग के अंतर्गत इसको माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम करवाना चाहते हैं और यह देखना कि वह उसको सर्वोत्तम ढंग से सर्वोत्तम ढंग से वह कम से कम लागत में करे। अंगूठा टेक नियम के स्थान पर टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध को अपनाया। टेलर के प्रबंध के सिद्धांत, हम सबसे पहले F.W. टेलर के प्रबंध के सिद्धांतों को देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विज्ञान पद्धति नहीं कि अंगूठा टेक नियम। टेलर ने जो अपना पहला सिद्धांत दिया है उसने कहा है कि विज्ञान पद्धति नहीं कि अंगूठा टेक नियम। लोहे की छड़ों को डिब्बाबंद गाड़ियों को लादने की छोटी सी उत्पादन क्रिया को भी वैज्ञानिक ढंग से नियोजित किया जा सकता है, उनका प्रबंध किया जा सकता है। यानी कि टेलर का मानना है कि हम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करें, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो इसने कहा था कि अगर लोहे की छड़ें हैं और वो एक डिब्बेबंद गाड़ियों में हैं तो उनको चढ़ाने या उनको उतारने के लिए भी उसको एक सही ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उसको नियोजित किया जा सकता है। ठीक है। तो विज्ञान है नहीं कि, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है ना कि अंगूठा टेक नियम है। सहयोग नहीं कि टकराव, यानी टेलर का मानना है कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में टकराव नहीं हो। मालिक व कर्मचारियों के मध्य प्रबंधक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अतः प्रबंधक मालिक व कर्मचारियों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। यानी कि एक तरफ मालिक है, दूसरी तरफ कर्मचारी हैं और बीच में कौन होता है, मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है। तो वो एक कड़ी का कार्य करता है और तथा आपस में सहयोग की भावना उत्पन्न करता है। जापान में पितृत्व शैली का प्रबंध होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों जो NCERT में दे रखी है। जापान में किस शैली का प्रबंध होता है, पितृत्व शैली का। वहाँ प्रबंध व श्रमिकों के बीच कुछ भी छिपा हुआ नहीं होता। पितृत्व शैली का मतलब जो मालिक होता है वो अपने कर्मचारियों को एज ए पुत्र समान मानता है और जो कर्मचारी उसे अपने पिता के समान मानते हैं, उसको पितृवत शैली प्रबंध कहा जाता है। जापान में यदि श्रमिक हड़ताल करते हैं तो काले बिल्ले बांधकर वह कर कार्य करते हैं, लेकिन कार्य बंद नहीं करते हैं तथा पहले से अधिक छोटे कार्य करते हैं। इसे ही पितृवत शैली प्रबंध कहा जाता है ना। पितृवत शैली प्रबंध में जो
हड़ताल करेंगे तो हड़ताल में काम बंद नहीं करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, बस काले बिल्ले बांध लेंगे हाथों पर और काम करते जाएंगे और पहले से भी छोटे जो कार्य हैं छोटे कार्य अधिक करेंगे। अगला सिद्धांत जो टेलर ने दिया है, सहयोग नहीं कि व्यक्तिवाद। प्रबंधकों को श्रमिकों का सहयोग करना चाहिए तथा एक अकेले व्यक्ति का व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। श्रमिकों से सुझाव आमंत्रित करने चाहिए तथा उनके प्रयासों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। यानी कि यहाँ पर व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए, सभी को सहयोग करें, किसी से भेदभाव नहीं करें, ये वाली अवधारणा भी होनी चाहिए। और चौथा जो सिद्धांत टेलर ने दिया है, प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता व समृद्धि का अधिकाधिक विकास हो। व्यक्ति की क्षमता व समृद्धि का विकास प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, अतः कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की कौन कौन सी तकनीकें हैं। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप जो होती है उसमें संगठन और संगठन के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, क्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विक्रय विभाग। क्रय विभाग के अंदर क्रय प्रबंधक होगा, उसके अंदर उप प्रबंधक, उप प्रबंधक के अंदर पर्यवेक्षक और फिर कर्मचारी होगा। ऐसे सभी डिपार्टमेंट्स में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कार्यात्मक फॉर्मेनशिप कहते हैं। ठीक है। कार्य का प्रमाणीकरण व सरलीकरण, ये वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें हैं। पहला है कार्यात्मक फॉर्मेनशिप हो गया, दूसरा कार्य का प्रमाणीकरण और सरलीकरण। टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य का एक निश्चित प्रमाप होता है तथा उस प्रमाप के आधार पर ही कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। स्टैंडर्ड बना होता है कि आपको रोज का 50 यूनिट्स तो बनानी है। अब 50 तो स्टैंडर्ड है, उसके बाद किसने ज़्यादा बने और किसने कम बनी उसका मूल्यांकन उस प्रमाप से होता है। टेलर के अनुसार प्रत्येक कार्य को सरल से सरल तकनीक से किया जाना चाहिए, जिससे कम से कम लागत तथा कम से कम समय में उस कार्य को पूरा किया जा सके। कार्य पद्धति अध्ययन तीसरा है, गति अध्ययन, समय अध्ययन और थकान अध्ययन। इसमें 3 है टोटल कार्य पद्धति अध्ययन में, गति अध्ययन भी है, समय अध्ययन भी है, थकान अध्ययन भी है। टेलर ने विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली की अवधारणा दी है। गति अध्ययन में काम अच्छी स्पीड से होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, और थकान का मतलब बीच बीच में कर्मचारियों को रेस्ट भी दिया जाना चाहिए। और ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है, विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली की अवधारणा किसने दी है? टेलर ने दी है। गति अध्ययन क्या होता है? टेलर के अनुसार कर्मचारियों की कार्य करने की गति के अनुसार उनकी मजदूरी दरें निर्धारित की जानी चाहिए। इसके लिए एक निश्चित समय के लिए उत्पादन की जाने वाली इकाइयों का प्रमाप निश्चित किया जाना चाहिए। यानी 1 घंटे में मान लो 20 यूनिट्स तो बनानी है, एक स्टैंडर्ड हो गया। अब उस स्टैंडर्ड के आधार पर कौन कितनी यूनिट्स बना पा रहा, उनकी स्पीड कैसी है, उसके बेसिस पर उनकी मजदूरी डिसाइड होनी चाहिए। अगला समय अध्ययन। टेलर के अनुसार उत्पादन की गणना 1 सेकंड के अनुसार होनी चाहिए, अर्थात उत्पादन में समय का अति महत्वपूर्ण स्थान है। कर्मचारियों के उत्पादन कार्य के दौरान प्रत्येक सेकंड की गणना की जाती है। जैसे कर्मचारियों को गेट से मशीन तक पहुंचने का समय, मशीन चालू करने का समय आदि की भी गणना की जाती है। यानी कि टेलर ने समय को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, ताकि एक एक सेकंड की कैलकुलेशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे हम हिसाब लगाएंगे। उसके बाद आता थकान अध्ययन। तो टेलर के अनुसार कर्मचारियों को लगातार कार्य पर नहीं रखा जा सकता है, अथवा बिना ब्रेक के यदि कर्मचारी कार्य करते हैं तो कार्य क्षमता में कमी होगी। अतः कार्य के दौरान थकान होने पर कर्मचारियों को विश्राम भी दिया जाना चाहिए, ये भी टेलर का मानना है। टेलर के अनुसार विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली कार्य पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। जो मजदूरी है वो विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली के आधार पर जो है वो उसकी मजदूरी निर्धारित होती है। अगला जो व्यक्ति हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हेनरी फयोल। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हेनरी फयोल भी एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं प्रबंध के अंदर, जिसने योगदान दिया। इसके 14 सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट की भी आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपना सजेशंस दें कि सर नहीं ये चीज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो चीज़ें भी मैं करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। और आप लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।